दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास में हमने पहली बार देखा है किसी डोली पर केस हुआ। अगस्त्यमुनि विवाद जो पूरे उत्तराखंड में छाया रहा। तो आज हमारे साथ वही शख्सियत हैं मौजूद जो पूरे विवाद में सबसे मुख्य चेहरा है। त्रिभुवन चौहान हमारे साथ में है, उनसे ही जानेंगे कि त्रिभुवन चौहान वैसे तो बड़ा सौम्य चेहरा इनका रहता है, हमेशा वाद विवादों में कम ही रहता है। लेकिन त्रिभुवन भाई, मैं आपकी वीडियो जो देख रहा था लगातार, उसमें एक सीओ से आप लड़ रहे थे, फिर आप डीएम से लड़ रहे थे। भाई, राजनीति में क्या ये जरूरी हो गया है कि आप लड़ झगड़ के ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएं? नहीं, वैसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है हमारा, और लोकतंत्र की व्यवस्थाएं जिस हिसाब से बनाई गई हैं, आम आदमी के हक हकूक़ की बातें होनी चाहिए। हमारा जो संविधान भी कहता है, वो कहता है कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन आज यहाँ लग रहा है कि ज़रूरत हो गई है आम आदमी को अपनी आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि आज लोकतंत्र कहीं राजशाही की तरफ जा रहा है, और वही इंगित करता है कि बार बार आम आदमी को अपनी ज़रूरतों के लिए आवाज़ उठानी पड़ रही है, तो उसका एक हिस्सा भी बने। अच्छा, था क्या मामला हो? क्योंकि कई लोगों के समझ में नहीं है। वो डोली विवाद जो हमने देखा है कि वहाँ से मुनि जी महाराज की डोली जानी थी, और आप कह रहे हैं कि प्रशासन को आपने पत्र लिखा है। प्रशासन कह रहा है कि भाई, हमने जो रास्ता दिखाया हुआ तो उस रास्ते पे गए नहीं, ज़बरदस्ती की राजनीति हो रही है। देखिए, शुरुआत अगर करें हम कि ये जो प्रशासन, खासकर कि जिलाधिकारी प्रतीक जैन का कहना है कि हमने 2 रास्ते बताए हुए थे, ऐसा तो पहले कहीं भी नहीं हुआ। कोई भी उनकी मीटिंग ना तो मंदिर समिति से हुई है और ना ही संघर्ष समिति से। वहाँ पर 2 समितियाँ हैं अभी बेसिकली, उनकी ना किसी से भी वो बात नहीं हुई। दूसरी बात, जो वो 2 रास्तों की बात कर रहे हैं, वो रास्ते ऐसे थे कि वहाँ पहले डोली खुला था मैदान पूरा, और 2010 में जब हुई थी यात्रा, उस दौरान वहाँ भवन नहीं बना हुआ था, तो डोली सीधे आती थी। और जिनको भी लगता है या जरा सा भी संकोच है इस बात में कि आस्था के इतर डोली को कोई चला रहा है, तो बहुत गलत सोचना है उनका। ये तो हमारे सीधे सीधे हमारे जो हिंदुत्व, हमारा धर्म है, जो सनातन की बातें कर रहे हैं, उनके चेहरे से या उनके मुंह से भी ये बातें बहुत बुरी लगती हैं। डोली अपने आप विचरण करती है, और हमने यहाँ पहले भी कहा है कि जिलाधिकारी खुद नहा कर आते, जनेऊ धारण करते और डोली को कंधे पर रखते, तो उन्हें समझ में आता है कि ये डोली स्वतः विचरित होती है या इसे कोई ले जा रहा होता है। तो वैकल्पिक को आपने क्या कोई पत्र दिया था कि डोली यहाँ से जाएगी जिस रास्ते पे बवाल हुआ वो? हुआ क्या है, वहाँ पर एक अगस्त्यमुनि महाराज जो हैं, उनकी एक तपस्थली है, गद्दी स्थली है, जिसको द्यूका भी कहते हैं। द्यूका मतलब देवता की भूमि, और जिसका विवरण बहुत सारी अलग अलग किताबों में भी एक लेटेस्ट हमें एक और मिला है। राहुल सांस्कृत्यायन, जो कि अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा और हिमालय के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, तो उस पुस्तक में भी उनका एक जिक्र है कि यहाँ मैं मानता हूँ कि यहाँ छोटा मोटा एक हेलीकॉप्टर उतर सकता है, हवाई जहाज उतर सकता है, यहाँ खेती भी हो सकती है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि ये देवता की भूमि और इस पर ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और जो कि मई 1951 की बातें हैं, और उसके पहले भी काफ़ी पत्र हमारे पास ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंटेड है कि ये देवता की भूमि है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रशासन को पहले से ही बताया जा रहा था कि भाई, जो आप स्टेडियम निर्माण का एक हट यहाँ पर लेकर बैठे हैं कि हमें स्टेडियम निर्माण करना ही है, वो होना नहीं चाहिए था। वो पहले ही अगर इस बात को, भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर पूरी जनता मना कर रही है और आप जबरन करे जा रहे हो, तो ये केवल किसको प्रॉफिट पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, पौड़ी में एक स्टेडियम है जो कि आज बंद हो रखा है, और आम जनता वहाँ नहीं जा सकती है बिना परमिशन के। श्रीनगर में GNTI मैदान रेलवे को चला गया, लेकिन उसी दौर में एक और फील्ड श्रीकोट में डेवलप करने का प्रयास किया था। वहाँ के एक स्थानीय संजय भाई फौजी, उन्होंने वो फील्ड डेवलप किया, कुछ मदद कहाँ से उन्होंने करी होगी। और उसके बाद आज मैं देखता हूँ कि वहाँ भी वही सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल ग्राउंड हो गया, और अब वो सबके लिए बंद हो गया जो बच्चे पहले खेलते थे। तो ये रायपुर स्टेडियम का आप हाल देख लो, आम जनता वहाँ जा नहीं पाती। अगस्त्यमुनि के पास बस यही एक मैदान है जिसका अगस्त्यमुनि का दिल मानते हैं, और वहाँ पर अगर इस तरह से मैदान बनता है, वो पहले से ही मैदान है, आपको अगर डेवलपमेंट करना ही है तो कुछ जटिल सी जगह पर जाकर आप मैदान बनाइए जहाँ लोगों को मिले। तो ये क्या मैं ये मानूं कि ईगो की लड़ाई हो गई थी? डीएम साहब का ईगो आड़े आ रहा था, या त्रिभुवन चौहान का ईगो आ गया? नहीं, त्रिभुवन चौहान तो हमेशा ही जनता की हितों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। और जहाँ तक मैं जिलाधिकारी की बात करूँ, मेरे को लगा ये हर बार कि जिलाधिकारी बस अभी ईगो में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने पहले पूर्वत में ये कहा था कि
हम ये भाई ये गेट यहाँ से हम हटा देंगे, अगर आप हमारी बातें मानते तो ये गेट हम हटा देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूँ ऐसे में डोलियाँ प्रवेश नहीं करती। और यही वो बात थी जो हमारे जहन में थी। ये बात थी तकरीबन 17 मई की, और 28 मई को जब ये पत्र लिखा गया डीएम साहब को, उसमें ये बात का जिक्र भी किया गया कि जो आपने वो छत हटाने की बात की है, तो वो जिलाधिकारी ने ही कहीं ना कहीं हमें पुश किया उस चीज़ तक जाने के लिए कि हाँ यार ये एक जो बात बोली जा रही है बिल्कुल सही है। और जिलाधिकारी को ये बताया गया था कि वही 15 वर्षों बाद डोली बाहर आ रही है, 15 से 20 हज़ार लोग होंगे वहाँ, आपने आधे मैदान में वहाँ सरियाएँ घोंप दी हैं और उन पर कोई लोग चोटिल हो सकते हैं। और तो हुआ भी उस दिन भगदड़ भी, तो 3 महिलाएं गिर गई थी। जो आप सीओ से विवाद की बात कर रहे हैं वो इसीलिए शुरू हुआ था। मैंने सीओ साहब को बोला कि आप माहौल ख़राब कर रहे हैं जनता के बीच में और जनता को आप भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, और जिसमें वो 3 महिलाएं गिरी। तो यही तमाम चीज़ों को लेकर वो पहले ही शासन प्रशासन में पत्र दे दिया था और उसके बाद यकीनन उनको उस पर संज्ञान लेना था, लेकिन वही अहम और अपना हनक की वजह से जिलाधिकारी ने उसमें कोई प्रयास नहीं किया। और 14 तारीख को जब उन्होंने देखा कि 25-30 हज़ार लोग आ गए, उसके बाद भी वो एक्शन ले सकते थे, जिसके बारे में मैंने जो गढ़वाल कमिश्नर हमारे विनय शंकर पांडे जी, उनसे मैंने वार्तालाप की। उन्होंने भी कहा कि हम 1 घंटे में जिलाधिकारी को भेज रहे हैं। जिलाधिकारी का ये बयान खुद भी है कि मैंने कैंप लगा के मैं तिलवाड़ा में से देख रहा था। आप कैंप तिलवाड़ा में क्यों कर रहे थे जब घटना अगस्त्यमुनि में हो रही है? तो ये भी जिला प्रशासन पर सभी जगह से प्रश्न लगते हैं कि ये कितने संवेदनशील हैं। और क्योंकि रुद्रप्रयाग जिला एक छोटा जिला है और वहाँ पर केदारनाथ जी एक हमारे एक ऐसा एक स्थान जहाँ पर कि पूरे विश्व भर के लोग आते हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ से जिलाधिकारी को भी ये सोचना चाहिए, या वहाँ पर जिलाधिकारी ऐसे व्यक्ति को बिठाना चाहिए जिनमें कुछ समझ हो चीज़ों को लेकर, धर्म के प्रति वो अपनी सोच रखते हों। केवल भजन कीर्तन गाने भर से नहीं होगा, अब चाहिए कि एक लड़ाई या एक बौद्धिक स्तर पर उसमें। तो क्या ये सच बात है कि डोली पर केस हुआ था? देखिए, इन्होंने क्या किया, 12 लोगों पर नामजद मुकदमा किया और 40 लोगों पर, और ये वो तमाम श्रद्धालु हैं जो कि डोली के साथ अंदर थे। 12 लोगों पे केस किया और 12 नामजद हैं और 40 अज्ञात हैं। अच्छा। तो हमारा ये कहना था कि भाई 52 लोगों पर आपने जो मुकदमा किया है, सभी लोग डोली के साथ थे, तो कहीं आपने अज्ञात में अगस्त्यमुनि महाराज की डोली का तो नहीं जिक्र किया है, क्योंकि ना तो वो उसको कभी सार्वजनिक कर पाए। तो हमारा ये आशंका ही थी, क्योंकि सबसे पहले गेट की तरफ डोली ही बढ़ी और डोली ने ही आदेशित किया कि भाई इसको हटाओ, यहाँ से मुझे अंदर प्रवेश करना है। तो इसलिए बोला भी गया कि डोली पर केस जो हुआ है वो जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने, आपने वो शायद उनका वीडियो भी देखा होगा, बड़ी हनक के साथ वो बात कर रहे थे, जबकि एक अधिकारी अगर भाई मुकदमों की बात कर रहे हैं तो शायद मुकदमे कौन कौन से धाराओं में लगी? क्योंकि मैं जो वो वीडियो देख रहा था तो उसमें गुंडा एक्ट का भी जिक्र हो रहा था कि गुंडे हैं, इन पे गुंडा एक्ट लगाओ। उन्होंने पुलिस के साथ अभद्रता की है। हाँ, ये समझिए आप ना, ये डराने के लिए वीडियो बनाने का प्रयास किया जा रहा था। वो एक जिलाधिकारी, मैं वही बोल रहा हूँ, एक बड़े संवेदनशील एक पद है जहाँ पर कि आपकी गरिमा है आपके पद की, आप जिले के पहले व्यक्ति हैं, और आप इस तरह से वीडियो के माध्यम से डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं कि गुंडा एक्ट लगा दो। या जब भी कोई ऐसे प्रकरण होते हैं तो उसमें मुझे लगता है कि पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा होती है, कुछ एविडेंस निकलते हैं, क्या कुछ प्रोसीजर हुआ, कहाँ विफलता हुई, उन तमाम पे एक बारी गणना होती, उन पे सोचा जाता, और उसके बाद होता कि भाई क्या क्या हमने खुलासे ये होते कि कौन कौन सी धाराओं में प्रकरण किया है। तो वहीं पर हो रहा है, वीडियो के माध्यम से जिलाधिकारी बता रहे हैं, तो सोचिएगा जो हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सच है कि थोड़ा सा परिपक्व होना पड़ेगा जिलाधिकारी। क्या अभद्रता हुई थी पुलिस के लोगों के साथ? जिस प्रकार से खुद में जो वीडियो देख रहा था उसमें हामी भर रहे थे पुलिस के जवान। मैं तो वहाँ पर जो सीओ थे घिरलियाल साहब, उनको भी मैंने कहा कि साहब आप भड़का रहे हैं लोगों को, यहाँ पे तो आम जनता है, श्रद्धालु हैं, सब माताएं हमारी थी वहाँ पर, सभी लोग बहुत भाव विभोर थे। एक दिन 25-30 हज़ार लोग लौट गए थे बिना मुंजी को उनकी गद्दी स्थली तक पहुँचाए हुए, तो बड़ा रोष भी था, शुभ भी थे लोग, और ये सब हुआ क्योंकि जिलाधिकारी की हनक वैसी थी और वो दिखा भी स्पष्ट। फिलहाल क्या चल रहा है? वापस मुकदमे ले लिए गए हैं कि किस तरीके से? नहीं, अभी जिलाधिकारी के तो हमने वार्तालाप करने के लिए गए भी थे। सोचिए 50-60 लोग इनके ऑफिस जाते हैं हम लोग अगले दिन, वो भी मुंजी महाराज के आदेश पर, तो ये वहाँ मिलते ही नहीं है। और उनका कहना है कि भाई 4-5 लोग मुझसे बस मिलने आए, और वो किसी भाजपा के जिलाध्यक्ष पूर्व में उनके होटल में जाके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या एक जिलाधिकारी का ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने ऑफिस में न मिल के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष के होटल में आप मुलाकात करें लोगों से? तो कुछ समिति के लोग भी थे उसमें? समिति के लोग थे,
4-5 लोग वो थे जिन पे मुकदमे हुए थे, वो तमाम लोग वहाँ पहुँचे थे और उनसे तो मिले नहीं, फिर समिति के लोगों से मिले। उसमें भी क्या हुआ, ये बिल्कुल वैसे ही हुआ। बेरोजगार संघ के आंदोलन के दौरान आपने देखा होगा कि वो यहाँ से जो हमारे राम कंडवाल औरों को बुलाया जाता है कि भाई सीबीआई पे जांच पे और बात करनी है। वो धामी के पास जब पहुंचते हैं तो उनको एक गुलदस्ता दिया जाता है, वो फोटो वायरल हो जाती है कि भाई इन लड़कों ने मुख्यमंत्री धामी को बहुत धन्यवाद किया। इसी तरह रुद्रप्रयाग में भी हुआ। ये होटल में जाते हैं, अब वो टीका था तो टीका किया गया और उनको बता दिया कि भाई समिति के लोग तो मिल गए, बाकी जब हम सब लोग साथ ही गए थे। उसमें आपको क्यों नहीं बुलाया गया? जिलाधिकारी का तो यहाँ तक मानना है कि अभी कोई भी अधिकारी और कोई भी सरकारी जो कार्य शैली में अभी लोग हैं वो त्रिभुवन चौहान से बात तक नहीं करेंगे फ़ोन पे भी। तो ये एक अलग ही माहौल है। जो आप बात कर रहे हैं कि क्या ईगो पे बात हो रही है, तो वो साफ समझी जा सकती है कि किस तरह से एक कहाँ बात करेंगे फिर हमसे, वो हमें बुलाना तो बहुत दूर की बात है। तो इसी को लेकर हमने ये सोचा कि मुख्यमंत्री धामी जी से हम मुलाकात करेंगे। मैंने धामी जी को 2-3 बारी फ़ोन भी किया और एक दिन तो उपराष्ट्रपति आ रखे थे तो वार्तालाप नहीं हो पाई। दूसरे दिन जब फिर फ़ोन किया तो उनके जो एसडी हैं उन्होंने कहा कि अभी 10 मिनट में आपको फ़ोन आ जाएगा, और आया भी फ़ोन। वो फ़ोन पर वापस से विनय शंकर पांडे जी थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने संज्ञान लिया है और आप बताइए, थोड़ा मुझे इस प्रकरण में पता है तो आप बताइए किस बारे में बात करना चाहते हैं। तो हमने उनसे यही कहा कि भैया 12 लोग जो हैं और जो 40 अन्य अज्ञात हैं, इनके खिलाफ एक मुकदमे वापस लिए जाएँ, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में इन्होंने 3 FIR हम पर अभी तक करी हुई हैं। तो हमारा ये था कि वो सब लोग हैं जो कि धर्म के रास्ते पर और श्रद्धा के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, तो इन पर ये FIR वापस ले लेनी चाहिए। और दूसरा, क्योंकि मुद्दा वो समतलीकरण का है, जो गड्ढे वहाँ पर हो रखे हैं, तो उसको समतलीकरण करने के लिए मुख्यमंत्री धामी से मिलने का इसमें विचार बना है। तो अभी तक मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई है? 22 तारीख आज है, अब एक बारी कल उनको फ़ोन करेंगे, कल पता चलेगा कि क्या टाइमिंग रहेगी और कब मुलाकात हो पाएगी। कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ से भी लोग देख रहे थे, तो आपके साथ और कौन कौन स्थानीय लोगों के अलावा बाकी कुछ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी साथ थी, किस तरीके से? देखो, जहाँ तक बात करें राजनीति, ये था ही नहीं मुद्दा। जो कई लोगों ने इनको बनाने का प्रयास किया कि यह राजनीति बन लिखे और राजनीति दिखे, इसमें ऐसा कहीं भी नहीं था। त्रिभुवन चौहान भी वहाँ पहले दिन से जब हम गए थे वहाँ अंदर, वहाँ से लेकर अब तक लगातार यही प्रयास था कि ये समतलीकरण हो, और उसी को लेकर सभी लोग जितने भी थे वहाँ सब श्रद्धालु हैं, सब भक्ति रखते हैं, आस्था रखते हैं अपनी मुनि जी महाराज में। और विगत 1 वर्ष से काफ़ी साथी ऐसे हैं जो कि लगातार प्रयास कर रहे थे समतलीकरण का। तो राजनीति से ओत-पोत कहीं भी नहीं है और कोई भी व्यक्ति इसमें राजनीति नहीं सोच रहा है। त्रिभुवन चौहान अक्सर मैं देख रहा हूँ कि जब फ्लोट भी आया था बीच में, तो वहाँ पर भी गए थे, वहाँ पर भी पटवारी से बात भी, उनको भी हड़का कर बात कर रहे थे। जब अगली वीडियो आई उस पर भी मैं देख रहा हूँ कि अधिकारियों को त्रिभुवन चौहान खूब हड़काने लगे। तो क्या ये राजनीतिक स्टंट है या त्रिभुवन चौहान का स्टाइल है, किस तरीके से? नहीं, होता क्या है, आम जो जनता है पहाड़ की हमारी, मैं बहुत बार बोलता हूँ, हमारे पहाड़ के लोग जो हैं, भले ही यहाँ सड़कें सीधी टेढ़ी मेढ़ी हैं, लेकिन लोग बड़े सरल हैं, सीधे हैं। और अधिकारियों को लगता है कि जैसे ये गद्दी जो उनको मिली है ये उनके बाप की बपौती है, तो उससे परे हमें सोचना होगा। कोई भी अधिकारी, चाहे वो किसी भी पद पर हो, वो जनता को ना तो सुन रहा है, ना उनकी समझ रहा है, और अपनी ही गाने में लगे हुए हैं। और जब ये चीज़ें रिपीट होती हैं बार बार, तो यकीनन गुस्सा भी आता है। और उन्हीं कुछ क्षणों का, चाहे आज देखिए ना, हमने छेना घाट में जो आप बात कर रहे हैं वो DDMO साहब थे। छेना घाट आपदा को 4-5 महीने हो गए, लेकिन आज तक भी उस सड़क पर बस नहीं जा पा रही। किसकी गलती है? प्रशासन को देखना चाहिए। वहाँ जो सड़कें हैं कतिपय, जो चाहे वो PWD की हो या PMGSY की, उनमें अभी तक ब्रेस्ट वॉल का काम नहीं हुआ है। अब क्या वापस से सीजन आने वाला है, फिर बरसातें आएंगी, फिर वो ढह जाएगा, तो इंतज़ार किस बात का? इसीलिए गुस्सा आता है कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। मतलब, और मुझे लगता है कि ये गलती कहीं ना कहीं स्थानीय जो नेता हैं उनकी है, क्योंकि उन्होंने सर पर चढ़ा दिया हुआ है इन लोगों को, और वो जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। कोई भी कर्मचारी हो, चाहे वो नेता भी हो, उनका पहला कर्तव्य है जनता के लिए, उन्होंने कार्य करने की एक कसम खाई होती है, तो उस पर वो काम करना चाहिए, ना कि केवल बहानेबाजी और फ़ोन ना उठाना और इधर उधर की बड़ी बड़ी बातें करना। तो इसलिए वो गुस्सा जायज़ है, मुझे लगता है। चलिए, त्रिभुवन चौहान हमारे साथ आए हैं तो थोड़े राजनीति की भी हम इनसे बात कर लेते हैं। त्रिभुवन भाई, क्या चल रहा है प्रदेश में? क्योंकि बॉबी का कल परसों में बयान देख रहा था, स्वाभिमान मोर्चा से ही आप लोग सब आते हैं कि सभी क्षेत्रीय दलों को, और साथ में वो जो कांग्रेस भाजपा से विपक्ष है यानी कि कांग्रेस की वो बात कर रहे थे कि सबको बिहार की तरह अलायंस कर देना चाहिए। त्रिभुवन चौहान कितना सहमत इस बात से, या कितना इत्तेफाक रखते हैं इन चीज़ों से? सही भी है,
जब आज सत्ता की हनक इस तरह से हो रही है और अगर सभी लोग एकजुट एकमुठ होकर लड़ें तो ये यकीनन लड़ाई जीती जा सकती है। तो वो सीटों पर तो बाद में जाएंगी कि कौन कौन सी सीटों पर किस तरह से क्या समीकरण। कांग्रेस के साथ लड़ने के लिए तैयार है स्वाभिमान मोर्चा? नहीं, अभी तो हमने क्षेत्रीय दलों की बातें करी हैं कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं सभी एक साथ रहें और कतिपय जगह पर अगर लकीर बड़ी शायद हमें थोड़ा करनी होगी कि हम कांग्रेस को भी बोल पाएँ कि भैया आप यहाँ अपना उम्मीदवार मत लड़ाएं, या अलायंस का ही एक उम्मीदवार कोई लड़ेगा यहाँ से, तो तब जाके संभव हो पाएगा भाजपा को भी हराना, है ना। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ और आता हो ना आता हो, पर इन्हें चुनाव लड़ने बहुत अच्छे आते हैं और उन चुनाव को मद्देनजर जो पिछले हम कुछ देखें सालों का ब्यौरा, तो कहीं ना कहीं सबको एक साथ होकर लड़ना तो पड़ेगा और इनको अगर निकालना है तो सभी जगह सीट का बंटवारा बहुत महत्वपूर्ण होगा। आजकल पहाड़ों में या सोशल मीडिया पे यूकेडी की बड़ी चर्चाएं हैं, तो क्या लग रहा है कि यूकेडी ने दोबारा बूम अप किया है अपने आप में? किस तरीके से देखते हैं? करना चाहिए और बहुत अच्छी बात भी है यूकेडी जो कर रही है। जो हमारे छोटे भाई हैं वहाँ वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। वो बाज़ार में फेसबुक पर सोशल मीडिया पर अच्छा छा रहे हैं। हाँ, पर इसके साथ साथ अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा कार्य धरातल पर भी होना चाहिए और धरातल पर भी लगातार पकड़ बना के रखेंगे तो शायद चीज़ें अच्छी होंगी। क्योंकि तो यूकेडी का धरातल पे काम नहीं कर रही है। अगर धरातल पर काम कर रही होती तो शायद वो विश्वास जग पाता लोगों के बीच में। आप पिछले कुछ चुनावों की अगर देखें तो जो मत प्रतिशत है इनका अभी वो 0.76 पर आकर सिमट गया है। एक बहुत अच्छा नंबर नहीं है और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के इतर वो लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं जोड़ने, जो गाँवों में हैं। और ये एक सजेशन है क्योंकि यूकेडी एक दिल है उत्तराखंड के हर निवासी और हमने भी हमेशा वैसा ही सोचा है उनके बारे में। चाहते हैं कि वो धरातल पर और मजबूती से और मेहनत से करें और चीज़ों को समझकर उनके साथ आगे बढ़ते चलें और लोग ज़रूर भरोसा भी दिखाएंगे। अब कहाँ तक जाता है वो भरोसा, ये देखने वाली बात है क्योंकि इनका जो एक बड़ा मुद्दा है कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि पीछे भी 2-3-4 मौके ऐसे बने थे जबकि इन्हीं के दल के लोग मतलब इनके पास मंत्रालय तक था या राज्य मंत्री भी ये रहे, तो उस दौर में भी वो चीज़ें, वो चर्चाएं हो सकती थी शायद। तो मुझे लगता है वो विश्वास थोड़ा सा खोया है, पर अभी अगर काम करते रहेंगे आगे तो यकीनन चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन लोग, मैं देख रहा था जब बॉबी ने वो बात बोली तो लोग बड़े चिढ़ से गए थे। लोग कह रहे थे भाई कांग्रेस के साथ आप क्यों जा रहे हो, जब भाजपा कांग्रेस इन पार्टियों से ही आपकी लड़ाई है और आप कांग्रेस के साथ अलायंस करने की बात कर रहे हो। और दूसरी तरफ हमने अलायंस का देखा है कि बिहार में जहाँ भी रही है ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है अलायंस पे भाजपा को। वो चीज़ें अलग हैं। जो परिप्रेक्ष्य अभी उत्तराखंड में है, अगर हम मान के चल रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है अभी इन राष्ट्रीय दलों को, मैं इसमें कांग्रेस भी जोड़ रहा हूँ, राष्ट्रीय दलों को अगर बाहर निकाल के फेंकना है तो सभी जो क्षेत्रीय दल हैं, जो क्षेत्रीय ताकतें हैं, उन्हें एक होना पड़ेगा। और जब हम अलायंस की भी बात करें तो अलायंस इस तरह से कि सभी लोग मिलके केवल अगेंस्ट अगर भाजपा के खड़े हो जाएं तो वो भी पॉजिटिव एक डायरेक्शन रहेगी, तो सरकार जबकि आपस में न लड़ा जाए। अगर सरकार बनने की बारी कांग्रेस की आती है तो क्या स्वाभिमान मोर्चा, उत्तराखंड क्रांति दल क्या समर्थन देगा? समर्थन की बात बहुत अलग है। आप समझिए, मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर हम स्वाभिमान मोर्चा से अगर हम 15-20 सीटों पर मजबूती से लड़ें और सदन में होना ही हमारा बहुत होगा। मुझे लगता है अगर हमारा एक व्यक्ति भी हमारी विचारधारा से अंदर है तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ परिवर्तित हो सकती हैं। और जिस हिसाब से लग रहा है कि अगर हम सब लोग क्षेत्रीय दल जितने हैं और मजबूती से लड़ें तो आराम से सरकार बनाने की स्थिति तक भी आ सकते हैं। तो एक आपसी सामंजस्य करना होगा, किस तरह से आगे बढ़ते हैं उस पर देखना होगा। चलिए, मैं ये मानता हूँ कि अगर आप क्षेत्रीयता की बात कर रहे हैं, यूकेडी को साथ लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो उनका नारा है जय पहाड़ जय पहाड़ी, तो उसमें मैदानी क्षेत्रों में आप किस प्रकार से समझा पाएंगे लोगों को? नहीं, मैदानी क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र ऐसा नहीं है। हमारा सिंपल सा मानना ये है कि उत्तराखंड का मूल निवासी जो उत्तराखंड में काफ़ी लंबे अरसे से रह रहा है वो उत्तराखंडी है। आप देखिएगा, अब अतुल शर्मा जी एक जन कवि हुए हैं। उत्तराखंड आंदोलन में शर्मा जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। ऐसे कई हमारे और जो वीर रहे जिन्होंने लड़ाई लड़ी है उत्तराखंड के लिए। तो हम केवल पहाड़ या पहाड़िया तक सीमित नहीं रह सकते। जो यहाँ जो तराई के क्षेत्र में है वो लोग भी अपने हैं। काशीपुर में जो हमारा अभी एक किसान भाई
के साथ जो हुआ और उन्होंने आत्महत्या कर दी, तो वो भी अपने भाई हैं। हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते भाई कि पहाड़ियत, ये नहीं, वो चीज़ें अलग हैं, बोलने सुनने में बहुत अलग लगता है। हमारा ये मकसद ये है बिल्कुल सिंपल कि सभी लोग यहाँ एकजुट होकर मजबूती से आगे लड़ें और अपने हितों के लिए, उत्तराखंड जिस चीज़ के लिए बना गया था, उत्तराखंडियत की हम बात कर रहे हैं कि उत्तराखंडियत हर व्यक्ति के अंदर हो और वो सौहार्दपूर्ण वो बाहर आए, जिसके बाद ये गठन हो, एक नव निर्माण हो उत्तराखंड का। मतलब ये सल्यूशन वाकई नहीं है कि हम कहीं पर केवल पहाड़ की बात करके और लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे यूकेडी स्वाभिमान मोर्चा पे कई बार अटैक करते हुए नजर आती है और स्वाभिमान मोर्चा यूकेडी पे कई बार अटैक करते हुए नहीं, अभी तक हम अटैक वाली बात ही नहीं है। देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि उत्तराखंड क्रांति दल जो कर रहा है आज, मैं वही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सोशल मीडिया से निकल कर धरातल पर भी पैर फैलाने होंगे। आप कोई से मुद्दे बताइएगा मुझे जो स्वाभिमान मोर्चा, मैं तो ये भी मानता हूँ कि जब से स्वाभिमान मोर्चा बढ़ने लगा है वो उसका फ़ायदा डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूकेडी को भी हो रहा है। अंकिता प्रकरण में हम लोग बड़ी मुखरता से थे और उसके बाद भी तमाम जो मुद्दे, चाहे वो बेरोजगार संघ का भी स्वाभिमान बड़ा मोर्चा आंदोलन में, था। लेकिन लगातार मैं देख रहा हूँ कि इस्तीफे का दौर भी जारी है। मोहित डिमरी भी हट गए, उसके बाद एक खुराब के मीडिया प्रभारी जो बनाए हुए थे वो भी हट गए। नहीं, अभी हटे नहीं है वो, उनसे वार्तालाप मैं कल ही, क्योंकि मैं वहाँ था अगस्त में, कल शाम को मेरी बात हुई है, तो कोशिश रहेगी कि वो रहें। अभी हमारे युवा प्रकोष्ठ के एक शानदार क्या आपने एनालिसिस किया है कि जा क्यों रहे हैं छोड़ के? देखिए, होता क्या है, क्योंकि दल नया है और हम सब लोग एक प्रयास में लगे हुए हैं कि अपनी भूमिका और अपने स्वाभिमान मोर्चा को हर जगह तक, अपने स्तर तक पहुंचाएं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन गैप मैं बात करूं तो शायद वो लग रहा है लोगों को, पर वो भी बहुत अधिक नहीं है कि जिस पर काम न किया जा सके। क्योंकि कल ही हमारी बैठक हुई और हमारे एक, मैं जो बात भी कर रहा था अभी, कि हमारे युवा मोर्चा के नए अध्यक्ष बने हैं और बहुत शानदार व्यक्तित्व हैं अपने आप में, हिमांशु रावत। तो अब वो आगे बागडोर संभालने वाले हैं और युवाओं के बीच में एक अच्छी पकड़ उनकी है। वो शिक्षा वर्ग से निकलते हैं, शिक्षक रहे हैं वो, और साथ के साथ मतलब सोशल इश्यूज़ पर भी बड़े प्रमुखता से कागज़ों के साथ रख के अपनी बातें रखते हैं। तो वो चीज़ें भी यकीनन अच्छी होंगी आगे के लिए। कुछ राजनीतिक जो विश्लेषण लोग करते हैं जो इंडिपेंडेंट होकर, उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा ही इस समय यूकेडी को बूम कर रही है ताकि जो भाजपा से नाराज़ वोटर है वो कांग्रेस में शिफ्ट ना होकर एक यूकेडी या किसी अन्य पार्टी में चले जाए। क्या इस बात से भी आप सहमति रखते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें भी हो सकती हैं? भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से दिमाग रखती है, जैसे कि आप समझिएगा, जो हमने बीच में भी एक बार एक्सपोज करने का इनका प्रयास किया था, एक पेज ये स्वाभिमान वसूली अभियान मोर्चा इन्होंने बनाया और एक पेज धाकड़ धामी, तो दोनों का ओनर एक ही फ़ोन नंबर होना, तो ये कहीं किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जो आपने बात बोली है शायद इसमें, क्योंकि मुझे एक तरफ से लगता भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी आईटी सेल, जो आप अभी बोल रहे हैं, बीजेपी आईटी सेल सोशल मीडिया पर पूरी तरह से यूकेडी कर रही हो, ताकि जो वोट शिफ्टिंग की आप बात कर रहे हैं, ये हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना, उनको, भाजपा को आता ही सबसे अच्छा है कि वो चुनाव किस तरह से अपने पक्ष में लें, और ये एक अच्छी खासी उनकी स्ट्रेटजी भी हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ऐसे में फिर किस तरीके से चर्चाएं हुई हैं आपस में कि अलायंस करेंगे, तो इस स्थिति में अगर ऐसा हुआ तो किस प्रकार से करेंगे? अभी 2-3 दौर की वार्ताएं हुई हैं। अभी मुझे लगता है कि यूकेडी से भी बात हुई है, यूकेडी से बात हुई है। हमारा मेन मानना ये है कि अभी भी मैं जो बोल रहा हूँ, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कि हम सब लोगों को अभी धरातल पर काम करने की बहुत आवश्यकता है ना। उसमें स्वाभिमान मोर्चा भी है, उसमें यूकेडी भी है और हमारे अन्य जो हमारे क्षेत्रीय दल हैं। आपको घर घर तक जाना होगा, आपको घर घर तक पहुँचानी होगी, अपना चेहरा आपको दिखाना होगा, तब जाके आप विधायक के रूप में लड़ेंगे और चुने जाएंगे। केवल फेसबुक एक माध्यम हम नहीं मान सकते, या यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम या ट्विटर, क्योंकि जो असली वोटर है वो उन गाँवों में है जो शायद इस इंटरनेट से बहुत दूर हैं। तो उन तक पहुँच बनाने के लिए हर किसी व्यक्ति को और हर किसी दल को अंदर तक जाना होगा। देखिए, आज क्यों ज़रूरत है ये परिवर्तन की, क्योंकि पिछले, सोचिए, एक बहन अंकिता के लिए, न्याय के लिए हम इतना सड़क पर सर फुटबल होना शुरू हो गया हो, या बेरोजगारों के जो पेपर बेचे जा रहे हैं वो रुक नहीं रहे हों,
स्वास्थ्य की सेवाओं के हाल बुरे हैं, हमारे गाँवों में बंदर और इन तमाम लेकिन सवाल जंगली जानवर त्रिभुवन भाई, ये तो पूरा उत्तराखंड की जनता जानती है, और ये सवाल उठाने का काम होता है मजबूत विपक्ष का, जो कि बिल्कुल। कांग्रेस थी। कांग्रेस ने अच्छे से काम नहीं किया, इसलिए कांग्रेस, बिल्कुल। त्रिभुवन चौहान या उस तरीके से चेहरे निकल के सामने। लेकिन फिर जनता फिर इस वजह से असमंजस में पड़ जाती है कि एक तरफ जो मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए, और उसके बाद बॉबी परमार का इस प्रकार से बयान आना है कि हम कांग्रेस के साथ भी हम अलायंस, मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन भैया वो उसको थोड़ा मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है, और कहीं फिर वही वाली बात है कि उसको भाजपा भी कहीं ना कहीं प्रायोजित कर रही होगी। वो बिल्कुल यही है कि क्षेत्रीय जितने भी ताकतें होंगी सब एक साथ चलेंगी और एक साथ लड़ेंगी, ये हम पहले दिन से भी बोल रहे हैं। लेकिन वो क्षेत्रीय ताकत नहीं है ना कांग्रेस पार्टी, वो तो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है। की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। उन्होंने बोला कि भाजपा के विपक्ष जितने भी चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो। अब वो ये है कि कौन से, उन्होंने मुझे लग रहा है कि गणेश गोदियाल के बयान का भी जिक्र किया, क्योंकि गणेश गोदियाल ने ऐसा बोला था, तो शायद इसलिए लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि गणेश गोदियाल ने एक इंटरव्यू में, साक्षात्कार में अपने ये बोला था कि हम भाजपा के विरुद्ध जितनी भी ताकतें हैं सबको एक मत रखेंगे, तो शायद वही उन्हीं का वो बात कर रहे होंगे। अदरवाइज क्षेत्रीय ताकतों की बात हम हमेशा करते आ रहे हैं और उसी पर हम आगे चर्चाएं। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो ये मानता हूँ चाहे एक हो या दो हो या चार, अगर सोचिएगा त्रिभुवन चौहान अगर सदन में हैं, बॉबी परमार साथ में सदन में हैं, या हमारे अन्य साथी भूपेंद्र कोरंगा हो गए, या यूकेडी से भी मैं बात करूं तो आशीष नेगी, या ऐसे कुछ चेहरे अगर हम अंदर पहुंचते हैं, तो मुझे नहीं लगता हमें, आज जब हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में बाहर भी हैं तो अंदर तो बहुत ही शानदार होंगे। अच्छा, आशीष नेगी भी कई बार इस प्रकार की बातें कहते हैं, कई बार हमने उनको सुना है कि वो जय पहाड़ी का नारा वो देते ही हैं, लेकिन मैदानी जो क्षेत्र के लोग हैं वो थोड़े उनसे काफ़ी नाराज़ रहते हैं कि भाई जिस प्रकार से वो बातें करते हैं। वो अभी तो एक युवा साथी हैं, जो मैं पहले भी बोल रहा था, छोटा भाई है, थोड़ा समझ रहा है भी चीज़ों को, और बोला भी है उन्होंने एक दो बारी कि नहीं हम तो भाई नारसिंह से लेके और हम बात कर रहे हैं माना तक की, तो लोगों की समझ में भी है, और कई बारी उत्तेजना में भी कुछ चीज़ें बोल जाते हैं लोग, तो ऐसा नहीं है कि, मैं जानता हूँ पर्सनली उनको, वो बहुत अच्छा करेंगे अभी और कर भी रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। मुख्य धारा यही है, आप समझिएगा, जो ये पहाड़ और पहाड़ियत की बातें जब हुई थी तो मुझे याद है कि एक निजी संस्थान में लड़ाई हो गई थी, जहाँ से देखा गया था कि एक पहाड़ी बच्चे पर हमला हुआ है, तो वो वहाँ भी बॉबी परमार ही थे जिन पर आज भी केस चल रहे हैं, और आपने वो वीडियो भी देखा होगा, वो कुर्सी पटकते हुए नज़र आ रहे हैं वहाँ। तो उन तमाम चीज़ों पर ही अपने छोटे भाइयों के साथ हमेशा ही खड़े रहे, चाहे वो बॉबी हों या हम हैं, और तमाम ताकतें लगाएंगे अपने युवाओं को आगे बढ़ाने में। अच्छा, चेहरे की बात करें, अगर भविष्य में चलिए क्षेत्रीय पार्टी आती हैं, आप और यूकेडी अलायंस करती हैं, तो फिर लड़ाई होगी चेहरे की, मुख्यमंत्री के चेहरे की, या कैबिनेट किसको देना वो है? बहुत दूर की बातें हैं विजय भाई। वही तो आज उत्तराखंड में है तो ऐसा हो गया कि आप पत्थर निकालो तो उसके नीचे मुख्यमंत्री बनने के सपने देखने वाले लोग हैं। मैं तो पहले सबको यही बोलता हूँ कि आप पहले अपने एम को साधिए, आप जहाँ जहाँ पहुँचना चाह रहे हैं वहाँ के लिए रास्ता तराशिए। त्रिभुवन चौहान भी है उस दौड़ में? नहीं, त्रिभुवन चौहान तो बस ये चाहता है कि जनता की सेवा हम किसी तरह कर दें। हमारा मेन मुद्दा है कि हर बूथ तक हमारे लोग हों। आज अगर भाजपा पन्ना प्रमुख की बात कर रही है तो हम परिवार प्रमुख की बात कर रहे हैं, और इस तरह से मजबूत अपना एक संगठन बनाएं कि हम हर व्यक्ति के घर में जाकर वहाँ से वोट साधें। तो उसी पर हर व्यक्ति को वो करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। आज ही मतलब मुख्यमंत्री बनना या मंत्री बनना वो बहुत अलग सी सिचुएशन है। आप पहले वो विधायक तो बने जो पहली सीढ़ी है, और उसके लिए मैं सबको प्रेरित करता रहता हूँ कि सबको एकजुट होकर और अपने अपने जो कार्य क्षेत्र हैं, अपनी अपनी विधानसभाएं, उसमें जाकर आप बिल्कुल मजबूती से और जनता के साथ खड़े रह के काम करें। आज अगस्त मुनि में हर कोई बोल रहा था कि ये राजनीति कर रहा है। मैंने कहा पहला मौका तो आप लोगों के पास था। भाजपा के दोनों विधायकों को जनता ने घेरा हुआ था वहाँ अंदर, इनके जिला अध्यक्ष वहाँ थे, इनके मंडल अध्यक्ष वहाँ थे। चाहते तो ये खुद राजनीति करते, पर राजनीति इनका स्वभाव है। आज अगर इनको लग रहा है त्रिभुवन चौहान आगे बढ़ रहा है तो ये फिर बोल रहे हैं कि त्रिभुवन चौहान राजनीति। मैं बोला पिछले 35 दिनों से आप कहीं बैठ जाएंगे, पौष की पूरी सर्द रातें हमने वो टेंट में बिता दी आग के नीचे, तो आप भी करिए ना। ये जनता के लिए समर्पण में है। और मुझे लगता है अगर ऐसी राजनीति होती है, जिसको ये कह रहे हैं कि ये राजनीति कर रहा है, तो मुझे लगता है इनको ऐसी राजनीति सीखनी चाहिए मुझसे, और साथ के साथ ऐसी राजनीति का प्रयास भी हर व्यक्ति को करना चाहिए जहां आप
जनता के हितों के, जनता इसीलिए तो चुनती है आपको। जनता ने हमें जितने भी मत दिए हैं वो यकीनन मैं उनका ऋणी हूँ और हमेशा रहूँगा, और आगे आने वाले समय में जो भी मत आता है, इनका तो ये भी मानना होता है कि कहीं यार इस गांव से मुझे वोट नहीं मिले तो वहाँ नहीं हम जाएंगे। अरे जो पूरा क्षेत्र आपका है और एक बार आप चुन के चले गए, उसके बाद भी आप विवश हैं ये समझने में कि जनता आपकी है, तो ये बड़ी बुरी राजनीति है। इसका अंत अब आने वाला है। जनता को समझ में भी आ गया कि अगर त्रिभुवन चौहान राजनीति कर रहा है तो बारंबार नमस्कार है ऐसी राजनीति को, और ऐसी राजनीति होनी चाहिए। तब से जब से चुनाव आपको जो मत प्राप्त हुए हैं और अभी तक त्रिभुवन चौहान ने क्या कुछ समीकरण देखे हैं, कितने चेंजेस देखे हैं, या त्रिभुवन चौहान ने क्या कुछ काम करवाया है अपने क्षेत्र में? त्रिभुवन चौहान ने ये चीज़ तो जरूर करी है, एक मजबूत विपक्ष के रूप में मैं खड़ा रहा हूँ। आज क्षेत्र में चाहे हमारे समय में दौर में देखिएगा 8-9 प्रत्याशी, 7 या 8 प्रत्याशी थे जो चुनाव मैदान में थे। आशा नौटियाल जीत के विधायक बनी हैं, उनके अलावा केवल एक व्यक्ति और है जो दिख रहा है, वो है त्रिभुवन चौहान। और हर जगह हर मुद्दे पर बढ़ चढ़कर के न केवल बोले हैं बल्कि ये श्योर किया है कि ये काम हो। मैं तो परसों फेसबुक पर देख रहा था कि एक हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने तकरीबन 40-45 काम ऐसे गिना रखे थे त्रिभुवन चौहान के, जैसे विधायक लिस्ट बनाया करते थे। उन्होंने कहाँ से पता चला, देखो ना, पहले दिन से हम लोग क्षेत्र में डटे हुए हैं, और जो वीडियोस के माध्यम से उन्होंने देखा, उन्होंने कहा है कि ये त्रिभुवन चौहान कौन, तो त्रिभुवन चौहान ये, और इतने सारे उन्होंने लिखे हुए हैं। आधी चीज़ें तो हम भूल भी जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ पर कर रहे हैं, पर जनता याद रख रही है अब, और ये एक अच्छी राजनीति का उदाहरण है। मुझे लग रहा है जो हम एक बेंचमार्क भी सेट कर रहे हैं, इससे भी परेशान हो रहे हैं लोग। तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए, चाहे 1 हो या 10। हमारे पास विधानसभा में कुर्सी पलटने वाला और टेबल पलटने वाला 1-2 व्यक्ति भी हो जाए ना, इनकी हनक गले में आ जाएगी। और मुझे लगता है कि अगर त्रिभुवन चौहान अंदर है तो अगली बार के लिए कम से कम रुद्रप्रयाग, केदारनाथ या चमोली की हमारी 3 सीटें, अगर यहाँ से उत्तरकाशी से हमारे पास कोई व्यक्ति अंदर है, या फिर चक्राता इधर से हमारे पास कोई व्यक्ति अंदर है, टिहरी की कुछ सीटों से अंदर है, तो एक व्यक्ति अपने आसपास की 4-4, 5-5 सीटों को वो व्यक्तिगत रूप से प्रभावित कर सकता है। और एक मजबूतियत के साथ हम 27 में रहें अंदर, ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और जितने भी लोग चुन के जाएंगे, अभी वो बहुत दूर का प्रश्न है कि कौन मुख्यमंत्री, क्या मुख्यमंत्री। अच्छा, क्या लग रहा है अभी तक देख के कि क्या होने वाला है भविष्य में? त्रिभुवन चौहान को क्या लगता है कि कितने सीटें, अगर इस प्रकार से अलायंस होता है तो कितनी सीटें तक स्वाभिमान मोर्चा या फिर क्षेत्रीय पार्टी की आप सोच रहे हैं कि आएगी? मैंने आपको बोला, हम सीटों पर नहीं जा रहे हैं ऐसा। हम तो चाहते हैं कि हमारे को ऐसे 70 दमदार चेहरे मिल जाएं जो कि परिवर्तन करने का हुनर रखते हों। और हम तमाम युवाओं को आह्वान भी करते हैं कि आप आइए अपने अपने क्षेत्रों से और लड़िए, अपने मिट्टी के लिए लड़िए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़िए। आज हमारा उत्तराखंड जहाँ होना चाहिए था उस चीज़ के लिए लड़िए। 25 वर्षों का हमारा उत्तराखंड इस बेकदरी में फैला पड़ा है, तो उन तमाम चीज़ों के लड़ने के लिए सब जगह से युवा चाहिए। आप जैसे युवा चाहिए हमें, जो कि आगे आकर कहें एक बार कि हाँ चलो हम ये बागडोर ये संभाल रहा हूँ मैं, और यहाँ मैं वो करके दिखाऊंगा जो 25 वर्षों। यही तो हमने पत्रकारिता के दौर में भी किया ना, हम हर उस समस्या तक पहुँचे हैं, तो आज भी वही कर रहे हैं। 45 दिनों परिवार से बाहर रहकर ठंड में, अभी मैं जब रहते था तो लगातार लड़ ही रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति ऐसा लड़े, और 70 लोग अगर हमें ऐसे मिल जाएं, जितने भी मिलेंगे, वो जो आप बोल रहे थे कि कितनी सीटों पर, नहीं हमें ज्ञात कितनी सीटों पर, जहां जहां हमें लगेगा कि हाँ ये भाई है जो कि परिवर्तन की बात करता है और ये कुछ बढ़िया करने वाला है अपनी विधानसभा में, तो ऐसे युवाओं को हम मौका देंगे। और ऐसे युवाओं के लिए हम वोट मांगेंगे, जनता से बोलेंगे कि एक मौका बनाइए आप, और फिर परिवर्तन हम कैसे करवाते वो आने वाले वक्त पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिभुवन भाई आपका, वरना इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो त्रिभुवन चौहान ने साफ तौर पर कहा है कि भाई इस बार क्षेत्रीय पार्टी और सब एकजुट होने का प्रयास तो कम से कम कर रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है, जिस प्रकार की राजनीति पूरे उत्तराखंड में चल रही है, क्या अलायंस इस प्रकार से होता है क्षेत्रीय दलों का, तो उसमें क्या जीत संभव हो पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक ये बनी रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।